नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से 27 जून यानी आज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विधानसभा स्तरीय सत्याग्रह किया जाएगा। इसकी शुरुआत कुछ ही देर में होने वाली है। इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए 26 जून को ही शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से बैठक रखी गई थी। पदाधिकारियों ने बैठक के बाद सत्याग्रह स्थल महावीर चौक का निरीक्षण किया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना से सशस्त्र बलों की ओर लंबे समय से चली आ रही परंपराओं और लोकाचार को नष्ट करने और उनके मनोबल का अवमूल्यन करने के कारण पूरे देश में विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है, इसी बीच अब युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच में कांग्रेस भी उतर गई है और एक बार फिर से आज कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी। सत्याग्रह कांग्रेस आज करने जा रही है और ये सत्याग्रह कांग्रेस का शुरू हो गया है। कुछ ही देर में कई जगह से तस्वीर भी आनी शुरू हो गई है और कुछ ही देर में कांग्रेस का ये सत्याग्रह पूरे तरीके से देश भर में शुरू हो जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा है कि सरकार के जो तुगलकी फरमान है, ये जो कदम है सरकार का, उसे वापस लेना चाहिए और युवाओं के साथ ये जो गलत हो रहा है ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कांग्रेस का कहना है। कैसे बदलेगा? 4 साल की नौकरी और फिर 4 में से 3 लोगों को वापस बाहर सड़क पर कर देंगे। कैसे बदलेगा बताइए? उनको नौकरी कहाँ मिलेगी? आज जो सेना से साल में 55,000 लोग रिटायर होते हैं, उसमें से सिर्फ 1 या 2% को वापस नौकरी मिलती है पीएसयूज में। तो ये इन नौजवानों को कहाँ से नौकरी दे देंगे? जब आप अभी नहीं दे पा रहे हैं तो बाद में कैसे देंगे? तो यह आज तो हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कल 27 तारीख को पूरे देश में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं इस मुद्दे पर। संसद तक ले जाएंगे? बिल्कुल ले जाएंगे, सड़क पर भी, संसद में भी, स्टूडियो में भी, सब जगह। जिस तरह से ये अग्निपथ की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इसको एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे रिसर्च के बाद इसको लाया गया है युवाओं के लिए। रिटायर्ड सेना के बड़े वरिष्ठ अधिकारी इसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपने क्या रिसर्च की जब आपने उनसे ही सलाह नहीं ली थी? मुझे तो ये भी याद है कि जिस दिन ये अग्निपथ अनाउंस हुआ उसी दिन जनरल वीके सिंह तक ने बोल दिया कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में। तो जब उन्हें ही नहीं मालूम है तो किसने सलाह दी इनको? विपिन रावत साहब हमारे पहले सीडीएस थे, वो इसके खिलाफ। तो आप ये किससे पूछकर ये स्कीम लाए? हम यही तो जानना चाहते हैं। क्या आगे का रहेगा रणनीति आप लोगों का? यह अग्निपथ वापस लेना होगा। इस देश के नौजवानों के साथ ये धोखा कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त तो सत्याग्रह कांग्रेस करने जा रही है अग्निपथ योजना के विरोध में, क्योंकि अग्निपथ योजना का विरोध इसलिए किया जा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि आखिर 4 साल बाद युवा करेंगे क्या। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रदीप अरनागर जी हमारे साथ, नेता बीजेपी से मौजूद है। इसके साथ हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद है और जयकरण वर्मा जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले वर्मा साहब, आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस आज सत्याग्रह करने जा रही है, पहले भी सत्याग्रह कांग्रेस कर चुकी है अग्निपथ को लेकर, आज एक बार फिर से लगभग काफी समय का ये आप जो सत्याग्रह करने जा रहे हैं, इसमें मैं आपसे आज ये समझना चाहूंगी कि आखिर विरोध किस चीज का है? अग्निपथ में ऐसी क्या चीज है जिसका विरोध हो रहा है कांग्रेस की ओर से? देखिए मुस्कान जी, उत्तर प्रदेश में ही पूरे भारत देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौजवानों से खिलवाड़ करने का काम किया है, उनके भविष्य को चौपट करने का काम किया है, साथ ही साथ जो हमारे देश में सेना के प्रति सम्मान था उसको कम करने का काम किया है, सेना में भी व्यवसाय तराशने का काम किया है। इन सब मुद्दों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी हर जगह पर विधानसभाओं में, ब्लॉकों में सत्याग्रह के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस सोई हुई सरकार को जगाना चाहती है और बताना चाहती है
कि हे अमित शाह, हे मोदी जी, आपके मन माफिक ये देश नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलता है, ये देश भाईचारा से चलता है। इस देश को चलाने के लिए आप इस देश के नागरिकों के रक्षा नहीं कर सकते तो उनको बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए। यही बात कांग्रेस आज जगह जगह पर कार्यक्रम के आयोजन करके इस गूंगी बहरी सरकार को बताना चाहती है और जगाना चाहती है। ठीक है भटनागर साहब, कांग्रेस आपको जगाने की कोशिश कर रही है अग्निपथ योजना को लेकर और कह रहे हैं कि 4 साल बाद युवा क्या करेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, साक्षरता दर कम हो जाएगी, इस तरीके की बातें हो रही। जी, जो सत्याग्रह शुरुआत करना चाहूंगा, ये जो बार बार सत्याग्रह का नाम लेके और इस सत्याग्रह नाम को जो ये अशुद्ध करना चाहते हैं, क्या इन्हें शर्म नहीं आती? ये महात्मा गांधी के पच्चीनों पे चलना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने देश आजादी के लिए सत्याग्रह चलाया, बार बार उसको राहुल गांधी जी को ईडी से निकलवाने के लिए सत्याग्रह करते हैं। आज ये जो अग्नि का जो चल रहा है सेना का, अग्नि योद्धा का, इन्होंने इस पे सत्याग्रह का नाम का शब्द का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं और उन शहीदों का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं जिन्होंने सत्याग्रह करके देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया? पहली चीज, ठीक है। ये जो आंदोलन कर रहे हैं, बता देता हूँ आंदोलन का, कि 3 दिन के अंदर 56,000 बच्चों ने आवेदन दिया है। और जब भारत बंद का ऐलान इन लोगों ने, तो क्या बोलूं शब्द भी बस जो यूज करे इन्होंने, और जिस दिन इन्होंने भारत बंद का जो आह्वान किया, उस दिन किसी युवा प्राणी ने, युवा बच्चे ने इनका साथ नहीं दिया और ये बेचारे चौराहों पे बैठे रह गए। ये जो आंदोलन जीवी और जो इस योजना को जो राजनीतिक रंग देना चाहते थे, उन चीजों को कामयाब नहीं हो पाए और उनकी मुंह के बल गिरे और शिक्षा नहीं मिली इनको उन चीजों से। अगर शायद कांग्रेस उस पर अगर गहनता से विचार कर लेती, भारत बंद जो उन्होंने झूठा आह्वान करा था, तो शायद हो सकता है सत्याग्रह का जो नाम दिया है नहीं देते। इन चीजों को ये देखना चाहते हैं कि देश के अंदर अशांति, अराजकता और ये देश को, शांति को ये दुश्मन है, ये साफ दर्शाता है इनके शब्दों में। और ये सत्याग्रह नाम देंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा? वो मैंने ऐसा यूं कहा कि आप पहले आंकड़े दीजिए, 3 दिन में कितने बच्चों ने आवेदन करे। ये नौकरी नहीं, देश सेवा है। अब आप बच्चों पे राजनीति कर रहे हैं। ये बड़े परेशान है कुर्सी के चक्कर में, बहुत ज्यादा परेशान है। पंजाब चला गया, मध्य प्रदेश चला गया, महाराष्ट्र चला गया, तो बड़े बेचारे परेशान है कि भारत मुक्त कांग्रेस जो हो जा कि पूर्ण कारागार स्थिति पे है, जो अर्थी पर लेट चुकी है कांग्रेस, उसे कैसे जीवित किया जाए, उन चीजों को लेके अब ये बच्चों का सहारा ले। शर्म आनी चाहिए। ठीक है उपाध्याय साहब, आपके नजरिए में अग्निपथ योजना कितनी सही, कितनी गलत, और जिस तरीके से विरोध अलग अलग चीजों को लेकर किया जा रहा है, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार कोई भी योजना लाती है तो समझकर और पूरी स्टडी करने के बाद लाती है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ खामियां रहती हैं। तो सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है, उसमें सुधार किया जा सकता है और सुधार करना भी चाहिए। देखिए, संविधान बने हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन फिर भी संविधान में संशोधन होते रहते हैं। रहा देश सेवा का, नौकरी नहीं देश सेवा है। देश सेवा का जुम्मा क्या अग्निवीरों ने ले रखा है? और अग्निवीर या सेना में जो भर्ती होते हैं तो किसान और मजदूर के बच्चे होते हैं या वो फैमिली से होते हैं, जिनके पेरेंट्स या घर के लोग मिलते होते हैं। ये देश सेवा, सबसे बड़े देश सेवक तो राजनीतिक लोग हैं। तो उनको देश सेवा ज्यादा करनी चाहिए। अपने बच्चों को भी अग्निवीर बनाना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को अग्निवीर बनाना चाहिए, और तो सभी नेताओं को अग्निवीर बन जाना चाहिए। क्या दिक्कत है? एक बार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जनता की सेवा नहीं देश की सेवा करेंगे। मैंडेटरी हो जाए कि भी 5 साल आपको अग्निवीर बनकर ट्रेनिंग लेनी है और बॉर्डर पर रहना है, अच्छा लगेगा। भटनागर जी, देश सेवा के लिए किसान और मजदूरी क्यों, नेताजी और नेताजी का परिवार और उनके बच्चे क्यों नहीं देश सेवा करें? उनको भी देश सेवा में लगाइए। रहा जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, देखिए विपक्ष का कर्तव्य है, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे
युवाओं में जो रोष है, जनता की आवाज बनना विपक्ष का काम है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो बीजेपी भी आंदोलन करती थी, महंगाई के खिलाफ सड़क पर, चौराहे पर, गले में आलू की माला लटका, प्याज की माला लटका, सर पर सिलेंडर रख के प्रदर्शन होते थे। तो क्या सत्ता पक्ष के होते विपक्ष का जो अधिकार है, धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह, वो विपक्ष को नहीं करना चाहिए? ये समझ से परे है। लोकतंत्र की यही तो खूबी है कि अगर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं तो अहिंसक रूप से, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मुस्कान, कि आप ट्रेन में आग लगा दें, स्टेशन में आग लगा दें, ये सिर्फ सत्याग्रह और प्रदर्शन नहीं है, ये अराजकता है जो निंदनीय है। उसकी निंदा की जानी चाहिए और उस पर रोक लगनी चाहिए। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, और गांधी जी ने सिखाया भी यही था, अहिंसा परमो धर्म। बिना अहिंसा के सत्याग्रह कीजिए, आंदोलन कीजिए। और देखिए, कांग्रेस चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे जीएसटी रही हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे किसान बिल रहे हो और अग्निवीर, देखिए मैं मानता हूँ आंदोलन करने चाहिए, सत्याग्रह करने चाहिए, सड़क पर आना, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। मान लीजिए 370 हटी, उसका भी आप विरोध करेंगे, गलत मैसेज जाता है। सरकार की अगर अच्छी नीतियां हैं, सपोर्ट करें, के साथ खड़े, और जो भी जन विरोधी नीतियां हैं उनका विरोध करें। तो ये कंस्ट्रक्टिव वे हो गया, और एक ये डिस्ट्रक्टिव वे हो गया कि भी आप जो भी करें मैं तो विरोध करूंगा ही करूंगा। तो जनता उसको पसंद नहीं करती, चाहे वो राम मंदिर रहा हो, धारा 370 रही हो, बहुत सारी चीजें ऐसी थी। कांग्रेस को वहां समर्थन करना चाहिए था, आगे आना चाहिए था, और एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। और कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, मुख्य विपक्षी दल है, तो उसकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि जहां भी जनता की प्रति कोई भी गलत नीति आती है उसका आकलन करें, उसे पढ़ें, विस्तृत उसकी कमियां निकालें और सत्ता पक्ष को बताएं, सत्ता पक्ष को एक आईना दिखाएं कि देखिए आपकी योजना में ये चीजें बिल्कुल ठीक है, इससे ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, इसलिए या तो आप इनमें बदलाव करें, और नहीं करेंगे तो हम सत्याग्रह करेंगे और आंदोलन करेंगे। ठीक है उपाध्याय साहब, आ रहे हैं एक बार फिर से आपके पास। ठीक है, जयकरण वर्मा जी, आखिर कांग्रेस सिर्फ विरोध के लिए विरोध क्यों कर रही है? अगर आपको इस योजना में कुछ गलत लग रहा है तो आप इस पर सुझाव दे सकते हैं अलग अलग तरीके से कि आप इसमें ये संशोधन कर सकते हैं, और इसमें सरकार खुद कह रही है जो भी खामियां होंगी उनको भरा जाएगा। मुस्कान जी, आज ये अग्निपथ योजना को छोड़ दिया जाए, इसके पहले चाहे वो काला कानून लाए किसानों के प्रति, चाहे जीएसटी लाए, या जो भी कानून लाए, उस समय पर देश की जनता सड़कों पर क्यों आई? जब अग्निपथ लाए, ये अग्निपथ योजना के आते ही प्रदेश ही नहीं पूरे देश के नौजवानों का खून उबल चुका था और वो सड़कों पर आंदोलित हो गए। अगर जो आप ये कहना चाहती हैं कि सारे लोग कांग्रेस के कहने से सड़कों पर हैं, तो आपको मुबारक हो। हम तो वो काम करते हैं जो जनता, जयकरण वर्मा जी, मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई देश से प्रेम करता है और सेना में जाता है तो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं करता। प्रदर्शन उन्हें करना है तो तरीका होता है। आप देख लीजिए, कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई है जब अधिकारियों के गले लग कर बच्चे रोते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा करियर खराब हो जाएगा, आप इस योजना को खत्म करवाइए। वो प्रदर्शन है, लेकिन ये जो आगजनी हो रही है इसको मैं तो प्रदर्शन मानती नहीं हूँ। अब कांग्रेस कैसे समझ रही है वो आप समझिए।
जो देश से प्रेम करता है, एक सेना की, एक सैनिक की ऐसी मानसिकता नहीं हो सकती है। मुस्कान जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जो नौजवान, जो बेरोजगार सड़कों पर उतरे हैं, वो देश हित में नहीं है, वो सेना में नहीं जाना चाहते, वो ये भारत देश के नागरिक नहीं है। वो हो गए भारत देश के नागरिक। अब आप डिबेट को गलत दिशा में मत लेकर जाइए जयकरण वर्मा जी। यही कांग्रेस की अभी इस समय मानसिकता होती जा रही है कि जहां आपको लगे वहां डिबेट को घुमा दीजिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि उन्होंने प्रदर्शन किया, वो सही है, लेकिन इस तरीके की आगजनी करना देश के लिए सही नहीं है और ना ही सही कभी होगा। मुस्कान जी, मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में टोक देती है, मैं अपनी बात नहीं कह पा रहा हूँ, तो बात तरीके से कहिए। मुस्कान जी, मेरा इतना आपसे कहना है कि जिन नौजवानों, जिन बेरोजगारों ने सड़कों पर उतर करके विरोध जताने की कोशिश की या विरोध किया, आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी, अमित शाह जी इस पर एक शब्द बोलने को कभी सामने आए? इन्होंने दिल्ली में बैठकर, मैं आ रही हूँ उपाध्याय साहब, आ रही हूँ उपाध्याय साहब, आ रही हूँ। आगजनी किसने की? ये नेता पकड़े गए, मोदी जी को जाता है, कांग्रेस के नेता पकड़े गए हैं बिहार में। आज नौजवानों को आप देशद्रोही बता देंगे, देशद्रोही बता देंगे, इनको राष्ट्रद्रोही बता देंगे। जो इस सरकार की बात से सहमत न हो, इसको आप देशद्रोही बताने का काम करेंगे, पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। अरे कैसी सोच है आप लोगों की? मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, मैं देश के हर उस नागरिक के साथ खड़ा हूं, अगर जो किसी बात से सरकार से असहमत है, अगर वो सड़कों पर उतरकर अपनी बात को रखना चाहता है और ये सरकार नहीं कुछ नागरिकों के साथ खड़ा है, उसके पीछे लगी हो, अच्छा लगता है तो लगे, उसको लगी है, लेकिन सीबीआई लगी हो, कांग्रेस उसके पीछे खड़ी है, तो 3 तलाक कोर्ट में चुनौती देता हो, कांग्रेस उसके पीछे लगी है। फौज के मुखिया को गुंडा बोलता हो सड़क का, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। आज कांग्रेस का खुद का अस्तित्व नहीं है और वो अस्तित्व को ढूंढने में लगे और उनका अस्तित्व सामने खड़ा है, मगर उन्हें दिख नहीं रहा है। अरे भटनागर जी, चल रहा है, उसमें फंसे हैं। और बता देता हूँ, भारतीय जनता के अंदर पार्टी के लोग अपनी जीत को ही, अपनी तानाशाही को ही अध्यक्ष पकड़े गए, आंदोलनों को आंदोलन रोड पर खड़े होंगे, तब आपके बस की बात नहीं होगी, किसको बचा लेंगे। अभी भटनागर जी कह रहे थे कि आवेदन शुरू हो गया, इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। अरे धिक्कार है आपके, एक दिन ऐसा भी आप कहोगे, एक दिन ऐसा भी आप कहोगे कि हमारे देश का नौजवान कांग्रेस के युद्ध में क्या कर रहे थे? कांग्रेस के, ठीक है, आ रही भटनागर जी, आ रही, ठीक है, क्या कर रहे थे? ठीक है भटनागर साहब, आ रही। जयकरण वर्मा जी आ रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। जयकरण वर्मा जी आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास। कांग्रेस पार्टी ठीक है, सत्याग्रह और धरना के माध्यम से राहुल जी के लिए भी आप सत्याग्रह करा था, जब ईडी पूछताछ कर रही थी तब भी आप ठीक है। सत्याग्रह करा था। प्रदीप भटनागर जी सुनिए, आप सुनिए। ठीक है जयकरण वर्मा जी आ रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। आप गिरवी मत रखिए, जयकरण वर्मा जी आ रही हूँ, कहने से इसका व्यवसायीकरण मत करिए। ठीक है जयकरण वर्मा जी आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास। प्रदीप भटनागर जी, मैंने ये कहा कि ये एक सैनिक की मानसिकता नहीं हो सकती है कि इस तरीके से आगजनी की जाए, लेकिन मैंने ये कतई नहीं कहा कि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये गलत है। 4 साल बाद वो युवा क्या करेंगे? साक्षरता दर जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, बच्चा साक्षर होना शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर सरकार ये कह रही है कि हम एक मुश्त राशि उन्हें देंगे, तो एक जो बच्चा है जिसका मन है सेना में जाने का, वो आखिर कैसे बाहर आकर बिजनेस कर ले? चलिए संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस इस समय सत्याग्रह कर रही है और सत्याग्रह प्रदर्शन शुरू भी हो चुका है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे का समय दिया गया था और इसको लेकर कांग्रेस का सत्याग्रह शुरू हो चुका है। अलग अलग जगह पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और अधिकारी मौजूद है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती, कांग्रेस इसी तरीके से प्रदर्शन करती रहेगी। अपने प्रदर्शन को कांग्रेस ने सत्याग्रह का नाम दिया है। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था, उसी के लिए अब उसी कड़ी में जाके कांग्रेस जो है वो अब सत्याग्रह कर रही है।
अग्निपथ योजना के खिलाफ। इससे पहले कांग्रेस ने अभी अग्निपथ के साथ साथ राहुल गांधी की ईडी से कार्रवाई जब पूछताछ हो रही थी उस पर भी सत्याग्रह किया। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को कहा है कांग्रेस ने। फिलहाल ये बयान भी कांग्रेस की तरफ से सामने आया है कि सरकार को अपने तुगलकी फरमान को वापस लेना चाहिए और इस तरीके के कदम जब सरकार द्वारा उठाए जाएंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये योजना पूरी तरीके से गलत है और इस योजना को वापस सरकार को लेना होगा, ये कांग्रेस कह रही है। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि युवाओं को 4 साल बाद 4 साल में युवाओं को शिक्षित भी किया जा रहा है और उसी के साथ उन्हें नई चीजें सिखाई जा रही है। ठीक है, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। वर्मा साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास, उससे पहले भटनागर साहब आपके पास आना चाहूंगी। भटनागर साहब, सवाल मेरा यही आपसे कि देखिए, मैंने अभी कहा कि सैनिक जो है अगर आगजनी कर रहे हैं तो ये एक सैनिक की मानसिकता नहीं हो सकती है। जयकरण वर्मा जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। ये मानसिकता एक सैनिक की, भटनागर साहब सुन लीजिए, ये मानसिकता आगजनी की एक सैनिक की नहीं हो सकती है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि जो विरोध प्रदर्शन है वो गलत है। ये विरोध प्रदर्शन पूरे तरीके से युवाओं का जायज है, क्योंकि उनको अधिकार है इस चीज का। अगर उन्हें कोई योजना सही नहीं लगती है तो उसका वो विरोध करे। अब बात यह है कि उनको यह योजना सही इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि आपने इसमें 4 साल का प्रावधान किया। 4 साल के बाद युवा क्या करेंगे? आपने उनको एक मुश्त राशि दे दी, लेकिन जो युवा सेना में जाना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, वो युवा बाद में बिजनेस क्यों करेगा? वो युवा बाद में कोई और प्लेटफॉर्म पर क्यों जाएगा? मैं आ रही वर्मा साहब, आ रही एक बार बात पूरी होने दीजिए। वर्मा जी सुन लीजिए, ज्यादा बोल के क्या दर्शा रहे हैं? कांग्रेस आ जाएगी सत्ता में ज्यादा बोल के? नहीं, ज्यादा बोल के कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी? ज्यादा बोल के राहुल गांधी ईडी छूट जाएंगे क्या? सुन लीजिए, देखिए मुस्कान जी, अगर आपने जो सवाल पूछा है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ज्यादा ज्ञानी नहीं बन सकता। जितने बच्चे इस योजना में जाएंगे हर साल, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, जितनी सेनाएं हैं सब में भर्ती होती है। और वो 4 साल के बाद वो बच्चा जब उन तीनों चीजों हो जाएगा, किसने कह दिया कि वो ऐसे ही रोड पे घूमेंगे? किसने कह दिया सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे? किसने कह दिया? कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, जो मर्जी हवा में उड़ाते रहिए बात को। अब अरे उनके आपने मुझे लगता है सुना नहीं है उनका बयान। कैलाश विजयवर्गीय की बाइट सुनी नहीं है आपने? वो साफ कह रहे हैं कि हम हमारे बीजेपी कार्यालय में उनको सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए उन्होंने क्या कहा, मैं उस बात का खंडन करता हूं मैं। बाकी कैलाश विजयवर्गीय जैसे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आप क्या बात करते हैं? और जी मुझे पता है, बिल्कुल पता है, अच्छी तरीके से पता है मुझे। आप उनको सुपरसीड थोड़ा कर सकते हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल अच्छी तरह पता है मुझे, मगर आप उसको अगर तोड़ मरोड़ के पेश करें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप उनको तोड़ मरोड़ के पेश करें, जो मुझे लगता है आपने सुना नहीं है उनका बयान। मुझे लगता है आपने सुना नहीं है उनका बयान। कैश के अंदर, बैंक के अंदर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो भी किसी की माँ के लाल होते हैं, वो भी इंसान होते हैं, भारतवासी होते हैं। उन्हें ऐरा गहरा ना समझे। ऐरा गहरा नहीं कह रहे, चाहे वो गरीब करे, ये तो आप भटनागर साहब अपने मन की बात कह रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड स्टेटमेंट सुनिए मुस्कान जी, एक तो शोर बहुत हो रहा है। जो मेरे साथ जो प्रवक्ता बैठे उनके यहाँ किसी का शोर बहुत हो रहा है, हवा का आवाज थोड़ी बहुत कम आ रही है। ठीक है, चलिए ये जयकरण वर्मा जी उपाध्याय साहब एक बार चेक कर लीजिएगा इस चीज को। देखिए मैं आपने सिक्योरिटी गार्ड की बात करी, या बता देता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड जब शहीद होता है पुलिस के साथ डकैती में, कहीं चोरी में, तो उसे कभी शहीद का दर्जा नहीं मिलता बेचारे को, उसे कभी कुछ नहीं मिलता, मगर वो फिर भी जान दे देता अपनी। हम उसे कभी अहमियत नहीं देते। जिन बच्चों की 50,000 40,000 बच्चों की जिनकी जो भर्ती हो रही है अग्निवीरों के अंदर, आप क्या समझते, क्या उनकी योग्यता उनको इस लायक नहीं छोड़ेगी वो आगे बढ़ सके? क्या मेरे देश का जो युवा है जो फौज से 4 साल बनने निकल के आएगा, कि वो ऐसा डरपोक निकल के आएगा कि वो घर जाके बैठ जाएगा? क्या उनकी बारी नहीं आएगी? अभी तक जितने फौज से रिटायर होते हैं कितने लोगों को आ रही हूँ उपाध्याय साहब, एक बात और बता देता हूँ। आप जो बात कर रहे थे तो आपको जवाब देता हूँ। जनरल वीके सिंह जहां जहां देश में विदेश में आपदा पड़ी वहां जाके अग्निवीर बन के युवाओं को निकाल के लाए। तो थोड़ा सा आपको ये भी दे दूं मैं, चाहे और वही जनरल वीके सिंह कह रहे थे कि हमें इस योजना के बारे में पता ही नहीं है। मंत्री बन के जो है निकाल के लाए विदेश से अपने युवा। आ रही हूँ भटनागर साहब, आ रही हूँ, जयकरण वर्मा जी आ रही हूँ। उपाध्याय साहब,
देखिए, ये अपने अपनी तरफ की बातें कह दी है। मैंने ये तो कतई नहीं कहा कि युवा अगर वहां से निकल कर आएगा तो इतना डरपोक हो जाएगा कि घर में बैठा रहे। मेरा तो ये कहने का मतलब है कि जो युवा सेना में जाना चाहता है वो कैसे आईएएस बन जाएगा, कैसे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर ले, कैसे वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले। उसे जाना ही देश की सेवा करने के लिए है, उसे जाना बॉर्डर पे है, तो आखिर क्यों वो दूसरी चीजों में जाए। और सिक्योरिटी गार्ड की बात कही भटनागर साहब ने। सिक्योरिटी गार्ड हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो किसी के बच्चे नहीं है, वो है किसी के बच्चे हैं, माँ है, बाप है, बहन है, सब चीजें हैं। लेकिन जो अग्निवीर बनकर आएंगे, जो सेना में भर्ती होकर आएंगे और वो इस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करेंगे। भटनागर को यही नहीं पता कि जो गार्ड है बैंक का और जो सैनिक है देश का, दोनों में फर्क है। उनको यही नहीं पता गार्ड क्या होता है, सैनिक क्या होता है। अच्छा, हमें पता ही नहीं है। क्या पता है? मतलब 48-50 साल की उम्र है, क्या होता है मुझे बताया। सारा ज्ञान आप ही लेके बैठे हैं। सैनिक सारा ज्ञान आप ही लेके बैठे हैं। नहीं, हमें हमारे घर में फौज है, फौज में कर रहे हैं। एक बैंक के गार्ड से सैनिक की तुलना करेंगे आप, सेना की तुलना। आप जैसे लोग जो है ना आंदोलनजीवी, वो कर रहे हैं। आप जैसे आंदोलन बीजेपी जो है उसे खुद को छोड़ के सब आंदोलनजीवी लगते हैं। एक समय तो ऐसा आ जाएगा बीजेपी को पत्रकार भी आंदोलनजीवी लगने लगेंगे। सत्ता हमेशा नहीं रहती, सत्ता कल को हटेगी तो आपको भी आंदोलनजीवी बनना पड़ेगा। आप भी आंदोलनजीवी थे, आंदोलन करते थे, नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे, गलत नीतियों में करते थे, बिल्कुल करते थे, गलत नीतियों में करते थे। और यही कांग्रेस से गलत नीतियों के कारण आज कांग्रेस जीरो है। बेकार की बातें करते हो आप लोग, बिना तथ्य की बातों को, सारी डिबेट को खराब करते हो तुम लोग। नहीं, ठीक है भटनागर साहब, आप सुन लीजिए एक बार, आप सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए आप। मैं खत्म कर रहा हूं। उपाध्याय जी, एक सेकंड सर। उपाध्याय जी, एक फैक्ट्री के एक फौजी के उसमें वर्दी पहने कोई, और जब हमला होता है, कुछ होता है और वो गोली का बदमाशों की शिकार होता है, तो आपने तो उसकी भी शहीदी पे सैनिक की तुलना गार्ड से कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड से कर रहे हैं, बैंक के गार्ड से कर रहे हैं। होता है तुलना आप कर रहे हैं, कर रहा है। 22 साल की उम्र में तो शादी की उम्र होती है। सुन लीजिए, 22 साल की उम्र में सैनिक को बैंक की रक्षा न करें। समय उपाध्याय साहब के, भटनागर साहब आपके पास आऊंगे फिर बोलिएगा। भटनागर साहब आपके पास आऊंगे, फिर अपनी बात रखिएगा, एक बार उन्हें बोलने दीजिए। भटनागर साहब, उपाध्याय साहब को बात रखने दीजिए। जयकरण वर्मा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे उनके पास भेजाना है। उपाध्याय साहब जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए मुस्कान, दिक्कत यही है कि ये अग्निवीर की परिभाषा क्या दे रहे हैं, बैंक के गार्ड की, अपनी पार्टी के ऑफिस के गार्ड की। क्या गार्डों की भर्ती कर रहे हैं या सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं, देश सेवा के लिए भर्ती कर रहे हैं, या बीजेपी कार्यालय की सिक्योरिटी के लिए भर्ती कर रहे हैं आप? पहले तो यही क्लियर करें ये लोग। देश की सैनिक का, देश की सेना का हर व्यक्ति सम्मान करता है। आप सेना का सम्मान करना सीखें, सैनिक का सम्मान करना सीखें। उसको इस तरह से अपमानित न करें। मैं कोई विरोधी नहीं हूं कि भी अग्निवीर की योजना का विरोधी हूं, लेकिन दोनों चीजें बड़ी क्लियर हैं कि 30 साल की नौकरी के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, नेताजी 5-5 पेंशन लेंगे। क्यों लेंगे नेताजी 5 पेंशन भी? ये देश का संविधान उनके लिए अलग है, सरकारी कर्मचारी के लिए और अग्निवीर के लिए अलग है क्या? पैरामीटर एक होना चाहिए। बेवकूफ ना बनाया जाए जनता को, जनता बेवकूफ नहीं होती है, समय आने पर जवाब देती है। और देखिए ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए कोई अग्निवीर भर्ती होता, ये वही लोग सेना जाते हैं जिनमें जज्बा होता है, देश प्रेम होता है, देश सेवा की भावना होती है। उन विषम परिस्थितियों में -20 डिग्री और और ये कहना डिबेट में बड़ा आसान है, शब्द कुछ भी यूज कर लें, उसे गार्ड बना दें, उसे पियोन बना दें, लेकिन आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं जिन परिस्थितियों में वो काम करता है। अपनी जान हथेली पर रखकर कब गोली आएगी और सीना चीर कर निकल जाएगी, इसकी परवाह न करते हुए वो माँ अपने बच्चे को बॉर्डर पर भेजती है।
जिसकी ना फटी विवाही वो क्या जाने पीर पड़ाई। नेताजी को तो क्या होगा, नेताजी का बेटा तो जाता नहीं है, नेताजी का बेटा शहीद होके नहीं आता। कितने नेताओं के बेटे शहीद होके आए हैं, कोई आंकड़ा नहीं। तो कथनी और करनी का फर्क देखिए। जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, सरकार इसीलिए चुनी जाती है, सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि जनता में अगर कोई असंतोष है या विरोध है तो अपना स्पष्टीकरण दे। माननीय राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि भी जो भी उसमें खामियां हैं उन्हें दूर करेंगे, तो भी दूर करें उन्हें। और भटनागर साहब ये बात सही भी है। देखिए, हम योजना के विरोध में नहीं है, योजना जो है इसमें तो अगर कोई खामियां होंगी, अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको सुधारा जा सकता है, योजना के विरोध में नहीं है। लेकिन एक तो इस योजना को अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं किया गया है युवाओं तक, जो तमाम जनता है उन तक डिलीवर अच्छे से नहीं किया गया, उनको समझ नहीं आई है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और जिस तरीके से भटनागर साहब ने अभी एक आंकड़ा दिया कि पिछले 3 दिन में 56,000 के करीब भर्तियां हुई है, यही बताया ना आपने भटनागर साहब, 3 दिन में 56,000 के करीब रजिस्ट्रेशन हुए हैं। लेकिन अगर एक दिन की रैली भर्ती भी होती है ना उपाध्याय साहब, भटनागर साहब और जयकिरण वर्मा जी, तीनों को बता रही हूँ, एक दिन की भी अगर भर्ती आवेदन ठीक है, आवेदन की मैं बात कर रही हूँ, आवेदन आप कह रहे हैं वही मैं कह रही हूँ। लेकिन अगर एक दिन की भी भर्ती प्रक्रिया की रैलियों की बात कर ले तो हजारों में तो कभी तादाद हुई नहीं, लाखों करोड़ों में जाते हैं युवा, लाखों करोड़ों में जाते हैं। तो ये आंकड़ा क्यों गिरा ये भी आप समझिएगा। जयकिरण वर्मा जी अपनी बात रखें, मैं आ रही हूँ भटनागर साहब। मुस्कान जी, अभी जो भाजपा के साथी कह रहे थे, इनका कहना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से इनके केंद्रीय मंत्री का बयान है, वर्गीय जी का बयान है। ये अपने आप को वे उसी से जोड़ रहे हैं। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, अभी हमारे उपाध्याय साहब जिस प्रकार से कह रहे थे, ठीक कहा, उनकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि सेना और सिक्योरिटी गार्ड में जब आप बराबरी करेंगे तो ये सेना के सर से छुप जाता है हम लोगों का सर, कि जब हम सेना को देखते हैं, किसी वर्दीधारी को देखते हैं तो सलूट करने को मन करता है। लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड जब रहता है तो लोग उससे मंगा कर पानी पीते हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दोनों में इतनी बड़ी समानता गिना रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं मुस्कान जी कि भारतीय जनता पार्टी जो भी बचा कुचा था हमारी सेना, उसको भी ये आज इस चर्चा करके योजना के माध्यम से उसके सम्मान को बहुत बड़ा धक्का देने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं, अगर जो आपको देश की सेवा के प्रति हमारे नौजवानों का सेवा ही लेनी है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 1 साल से लेकर 4 साल, 2 साल, 3 साल हमारे देश का नौजवान फ्री में सेवा देने को तैयार है, और उस फ्री को जब वो सेवा देने का तैयार होगा तो उसका सम्मान बचा रहेगा, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, और हर नौजवान को ये होगा कि हम देश के लिए कुर्बान भी होंगे, और 4 साल में देश की सेवा करके जब निकलेगा तो वो अग्निवीर नहीं योद्धा कहलाने का काम करेगा। एक पैसा उसको मिले या न मिले, वो भूखे पेट भी अपने परिवार को सुलाते हुए देश की सेवा करना चाहेगा। लेकिन इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों, हमारे नौजवानों को, बेरोजगारों को, उनको पेट भरने के नाम पर, उनके सेवा के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर हमारे देश को बर्बाद करने का काम मत कीजिए। ठीक है भटनागर साहब। मैं थोड़ा सा बता दूं, उपाध्याय जी तो कुछ पूछ रहे थे कि राजनेताओं के बच्चे फौज की बात कर रहे हैं। बता देता हूं, जब लास्ट टाइम पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, जो उनके बेटे राजीव गांधी थे वो खुद एयरफोर्स के अंदर थे। वर्मा जी ठीक कह रहा हूं ना मैं? क्या कहा? राजीव गांधी जी एयरफोर्स में थे जब आखिरी युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, और इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तो राजीव गांधी जी एयरफोर्स में थे। पता है आपको? चलिए मैं आगे बताता हूं, सुन लीजिए। तो देश में पायलट की जरूरत थी, तो राजीव गांधी जैसे जो एयरफोर्स में नौकरी करने गए थे वो छुट्टी में चले गए थे। लाता कौन है ये बता देता हूँ। ये तुम लोगों को डिबेट में लाता कौन है? परे है।
बात चल रही है कि भी कितने नेताओं के बच्चे बॉर्डर पर शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर आए। बोल दीजिए आगे से ना लाया जा रहे हैं, अरे क्या ठीक है उपाध्याय साहब, एक बार बात पूरी होने दीजिए, एक बार सुन लीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। आप सुन लीजिए पहले, आप कटाक्ष क्यों ले रहे हैं? मैं तो आपके लिए बोला ही नहीं है, मैंने तो अरे मुझे क्या बोल रहा हूं, मैं तो आपको नहीं बोल रहा। सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए उपाध्याय साहब। भाई अगर एएनबी न्यूज को मेरी बात अच्छी लगेगी तो रखेगी, मैं तो एएनबी न्यूज डिलीट कर देगी, हटा देगी मेरे को। आप मुझे उदाहरण मत दीजिए प्लीज। पहले चीज थोड़ा बता देता हूं, आरबी उपाध्याय जी, आप फौज की बार बार बात करते हैं। फौज जो है योग्यता के अनुसार भर्ती करती है, तो ये देख के भर्ती नहीं करती है ये किसान का बेटा है, ये नेता का बेटा है, ये व्यापारी का बेटा है, ये नेता का बेटा है, ये दलित का बेटा है। वो फौजी भर्ती करते हैं और उसके योग्यता के अनुसार भर्ती करते हैं। थोड़ा सा आगे से ये चीजें बोलने से पहले इस चीज को समझ लिएगा, पहले मेरा निवेदन है। और जो कांग्रेस जो आंदोलन की बात कर रही है, युवाओं की बात कर रही है, क्या कांग्रेस को अपनी पार्टी में युवा दिखाई नहीं दिए? जितेंद्र प्रसाद जैसे, ज्योतिराज सिंधिया जैसे, पायलट जैसे, जब वहां युवाओं की बात आती है तो ये युवा किस युवाओं के साथ खड़े होना चाहते हैं? ये खड़े होना चाहते हैं राजनीतिक युवाओं के साथ, जो राजनीति इनकी उपजाऊ राजनीति आगे आ सके, वो राजनीति करना चाहते हैं। मैंने वर्मा जी से एक सवाल करा कि बिहार के अंदर ये तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता पकड़े गए आगजनी करते हुए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई सफाई नहीं दी। अगर बच्चों ने आंदोलन करा तो ये आगजनी कहां से आई? इस कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट क्यों नहीं दी कि आप देश की संपत्ति को आग न लगाएं, देश आपका है, जो सत्ता तो आपने भी चलाई है, देश के विकास में तो आपका भी हाथ रहा है, ट्रेन को आगे बढ़ाने में कांग्रेस सत्ता में बैठे उनमें भी रहा है। ऐसा तो नहीं है कि देश को आगे बढ़ाने में कांग्रेस ने काम ना किया हो। क्या कांग्रेस या किसी पार्टी ने भी, पर सर उपाध्याय जी प्लीज सर, मुझे मैं आपके बीच में नहीं बोला। प्रश्न था क्या? आप अगर डिबेट को कैप्चर करना चाहते हैं, अगर आप पूरे डिबेट को कैप्चर करना चाहते हैं अपने वक्तव्यों से, अपने ज्ञान से, तो मैं चुप बैठ जाता हूँ। सुन लीजिए उपाध्याय साहब, मैं आ रही हूँ जल्दी से खत्म करेगा भटनागर साहब, उसके बाद मैं जाऊंगी। उपाध्याय साहब आपके पास आ रही हूँ। उपाध्याय जी ये नहीं बोल रहे एक बार भी कि बीच में राजनीति कहां से आई आंदोलन के अंदर, आगजनी क्यों हुई, यहाँ भी सपोर्ट कर रहे हैं। आगे वर्मा साहब आ रही हूँ कि यहाँ पे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पकड़े गए, एक बार मुंह से आवाज नहीं निकल रही। भाजपा ही कमरे ढूंढ रहे हैं सत्ता में। अगर सत्ता में भाजपा आ गई और अच्छे काम कर रही है, विदेश नीतियों को काम कर रही है, तो ये कांग्रेस जीवी लोग को बुरा लग रहा है। मुस्कान जी चाहे तलाक हो, चाहे राम मंदिर का विषय हो, किसी विषय हो, कपिल सिब्बल को लेकर खड़े हो जाते हैं हर जगह, पी चिदम्बरम जगह लेकर खड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है भटनागर साहब, के लिए खड़े होते कांग्रेसी कभी नहीं खड़े होते। ठीक है ठीक है भटनागर साहब। नहीं है वर्मा जी, आप जैसे लोग जो कटाक्ष करते हैं, कहता रहा हूँ, आप भी दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं। अगर साहब आप जैसे दिग्विजय सिंह जैसे लोग, ठीक है भटनागर साहब, ठीक है आ रही हूँ, कि जो फौज को गुंडा कहते हैं, सेना प्रमुख को गुंडा कहते हैं। ठीक है भटनागर साहब आ रही हूँ, फिर से आ रही हूँ आपके पास, फिर से आ रही हूँ। ठीक है तीनों, चलिए मैं खत्म कर रहा हूँ। देखिए साहब, जो तीनों सेना प्रमुखों ने कहा है, मैं उसकी कटाक्ष नहीं कर सकता। मैं तीनों सेनाओं के विषय में जो प्रमुखों ने कहा है, मैं उसमें कोई भी उदाहरण या डिफाइन नहीं करता। जो उन्होंने कहा है वो सर्वोत्तम है। ठीक है, जागरण वर्मा जी जल्दी से अपनी बात खत्म करेगा, उसके बाद मैं उपाध्याय साहब के पास जाऊंगी। मुस्कान जी थोड़ा क्षमा चाहेंगे कि एक तो बात समझ में नहीं आती अन्य साथियों की कि क्या उन्होंने कहा, लेकिन भटनागर साहब को मैं एक बात जरूर बता दूं कि जिस प्रकार से आपका उछल कूद दिख रहा है ना, आपसे ज्यादा ताकत जो है बातों में अमित शाह जी के अंदर है। अमित शाह जी के बात में वो ताव और वो हनक है कि आप उसके सामने कहीं टिकने वाले नहीं हैं। जोर से बोल देने से किसी की आवाज आप दबा सकते हो, किसी के विचार आप नहीं बदल सकते। अगर जो जोर से बोल देने से और डांटने से ये देश चलता, तो अमित शाह जी को कह दीजिए सुबह बैठकर एक दहाड़ लगाएं और देश का नौजवान शांत हो जाएगा। और अभी आप राजीव गांधी जी का नाम ले रहे थे, क्या ले रहे थे मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आप राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी की चर्चा करोगे। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। जिस परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है, आप उस भारतीय जनता पार्टी से तुलना करोगे? जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए नाखून भी न कटाई हो, उससे आप कांग्रेस से तुलना करोगे?
अरे शर्म आनी चाहिए आपको। और जोर से बोल देने से, अनाप शनाप बोल देने से और लोगों के बात को दरकिनार कर देने से भटनागर जी आप और नौजवान जो चाहता है इस पर विचार करने का काम कीजिए। अगर तो कोई आपके हित की बात नहीं कहेगा तो आप उसको देशद्रोही बता दोगे। आप ही उपाध्याय जी ने कोई बात अच्छी कही थी तो आपने कहा कि आपके नाते ही आग लगती है। अरे मैं कहता हूँ इस देश में आग लगाने का काम मोदी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं। 84 के दंगों में किसने किया था? ठीक है 84 के दंगों में किसने देश जलाने का काम किया था, बता दीजिए। ठीक है जयकरण वर्मा जी, ठीक है जल्दी से खत्म करिए। जी आपके रोकने की बात नहीं होगी। जिस दिन इस देश का नौजवान सड़कों पर आंदोलित होगा, जिस दिन इस किसान आंदोलित होगा, जिस दिन यहाँ संविधान बचाने वाले लोग होंगे, जिस दिन बुद्धिजीवी लोग होंगे, तो आप जैसे भटनागर कहीं सड़कों पर उतरने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। आप खदेड़ दिए जाओगे। अगर जो हिम्मत है तो आप नौजवानों की एक सभा लगाकर अग्निपथ योजना का लाभ गिनाने का काम कीजिए। अगर जो इतनी योजना अच्छी है तो आप अपने मंत्रियों को भेज करके अग्निपथ की लाभ बताने का काम करिए। अगर जो नहीं कर सकते हो तो बदलाव कीजिए। ठीक है जयकरण वर्मा जी, ठीक है आ रही हूँ आपके पास। उपाध्याय साहब देखिए, पहली बात तो ये है, डिबेट का मतलब होता है जैसी जो प्रश्न उभरा है उसका जवाब दिया। मैं देख रहा हूं कि भटनागर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। सैनिकों को गार्ड तो बता दिया, अग्निवीरों को गार्ड तो भर्ती करा दिया उन्होंने, लेकिन वो पूछा गया प्रश्न बड़ा सिंपल सा था। मेरा प्रश्न ये था कि भाई कितने राजनीतिक नेताओं के बच्चे बॉर्डर पर शहीद होते हैं और तिरंगे में लिपट कर आते हैं। वो प्रश्न उन्होंने सुना नहीं, न उसका उन्होंने जवाब दिया। मैंने सुना राहुल गांधी की बात करते रहे, वो प्रियंका गांधी की बात करते रहे, कोई ईडी की बात करते रहे। भाई देखिए, डिबेट का मतलब होता है। ठीक है मैं आ रही हूँ उपाध्याय साहब, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। इसी बीच आपको सीधे पंजाब लिए चलते हैं जहां पर विधानसभा का सत्र हो रहा है और आज बजट जो है वो पेश हो रहा है। वहीं की सीधी तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं पंजाब विधानसभा का ये सत्र। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਨੇ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ, ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜੀਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰੋਗੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਮੱਲਾ ਪਿੰਡ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਕੜ 2 ਏਕੜ ਪਈਆਂ,
ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 10-12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਸਰ ਬੜਾ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 2004-05 ਤੱਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕਮਰੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ कमरा चाहिए, बना दिए कि उते कोई बहुता जेड़ा। तो पंजाब विधानसभा की सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर सत्र जो चल रहा है उसमें तमाम जो विधायक हैं वो अपने अपने इलाके की समस्याओं को रख रहे हैं। बहरहाल बात एक बार फिर से मुद्दे की कर लेते हैं, जहां पर अग्निपथ को लेकर जो विरोध आज होने जा रहा है, कांग्रेस का विरोध जो हो रहा है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस जिस तरीके से विरोध कर रही है, इसमें अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन अग्निपथ को लेकर है और अग्निपथ को लेकर युवा भी लगातार विरोध कर रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उपाध्याय साहब, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करें। देखिए, अग्निपथ स्कीम पर विचार विमर्श की जरूरत है। स्कीम अच्छी है, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन जरूरी है और सरकार ने किया भी। एज लिमिट बढ़ाई। इसी तरीके से जब युवा मांग करता है तो सरकार को बड़े दिल के साथ विचार करना चाहिए और उनमें जो भी खामियां हैं, मैं कह रहा हूं, खुद बीजेपी के नेता कहते हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई हम दूर करेंगे उसमें जो भी खामियां हैं, वो बार बार कह रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी के कुछ नेता, कुछ प्रवक्ता इनको गार्ड, इनको नौकर की तुलना जो कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जो सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, उनकी तुलना गार्डों से कर रहे हैं, चपरासियों से कर रहे हैं, तो ये सेना का सम्मान, देश का सम्मान है। देश का हर नागरिक सैनिक को हमेशा आदर और सम्मान दृष्टि से देखता है और एक सैनिक अपना घर परिवार छोड़कर, अपने माँ बहन पत्नी बच्चे सबको छोड़कर बॉर्डर पर शहादत देता है, तो उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। शब्द नहीं, संवेदनाएं। संवेदनाएं दिल से होनी चाहिए। उसका मजाक न उड़ाया जाए, तो फौल न बनाया जाए। मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा। और युवा चाहता क्या है, कि कोई अपेक्षाएं और आशाएं कोई बहुत ज्यादा नहीं है। वो ये चाहता है कि मैं सेना में भर्ती हूं, देश की सेवा करूं, और उसी जज्बे के साथ वो सेना में भर्ती होता है। वो अग्निवीर भर्ती होता है, अपनी जान हथेली पर रखकर, ठीक है, और देश की सेवा करता है। तो उसका सम्मान करना जो बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं,
को सीखना होगा। ठीक है भटनागर और साहब, करना होगा सम्मान। ठीक है उपाध्याय साहब। भटनागर साहब, मैं थोड़ा सा चीजों को बता दूं। मैंने जो मुझसे कहा सवाल और सवाल का जवाब के ऊपर जो कह रहे थे आदरणीय उपाध्याय जी को, आदरणीय उपाध्याय जी को मैं दो चार चीजें, मैं तो ज्ञान नहीं दे सकता, बहुत विज्ञानी है। उपाध्याय जी, मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूँ और साथ भी देता हूँ कि संशोधन अगर होता है चीजों में आना चाहिए और संशोधित करने भी चाहिए। और आपने जो सवाल के भी कही थी कि सवाल के राजनेताओं के बच्चे क्यों नहीं होते, तो मैंने उसके वक्तव्य में आपको दिया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि फौज में अगर भर्ती होती है तो ये देख के नहीं होती है कि नेता का बच्चा है या बिजनेसमैन का बच्चा है या किसान का बच्चा है। उसकी फौज के रूप में, फौजी के रूप में भर्ती होते ही नहीं है। सर मुझे बोलने देना, कोई बुराई है क्या? अब आप फिर पीछे बोलते, फिर आप कहेंगे जवाब नहीं देता मैं, जवाब बैठा लिया, कहता हूँ सुन लीजिए प्लीज सर, आप निकालिए, गलती निकालिए, बिल्कुल निकालिए। किसने कह दिया? उपाध्याय सब सुन लीजिए एक बार बात पूरी होने दीजिए प्लीज। मैं अपनी पूरी कर दूं, मैं खत्म कर रहा हूं प्लीज। मैं आपकी बात का इस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा। सब जल्दी से बात खत्म करेगा, समय से। हाँ, मैं खत्म कर रहा हूँ। पहली चीज देखिए, अग्निवीर जो निकाली गई योजना, इसमें जो ये कह रहे हैं गार्ड की नौकरी, फलाने की नौकरी, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, मैंने अपने वक्तव्य में कहा था जो किसी बैंक का या फैक्ट्री का गार्ड होता है वो भी इंसान होता है, और वो भी जब खड़ा होता है गेट पे या बैंक के बाहर, वो भी एक जवान बन के खड़ा होता है। जो उपाध्याय जी की बात कहां से कहां घुमाती मेरी, तो चीजें बता दूं सर प्लीज, मैं पूरी कर दूं प्लीज, मुझे समय दीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं, मेरा आप बोलिएगा। तो इसकी तुलना ना की जाए, फौजी होता है, फौजी होता है, उसकी गरिमा होती है, मगर तो फौजी के पीठ के पीछे जो राजनीतिकरण हो रहा है उस पर भी आदरणीय उपाध्याय जी को अपना वक्तव्य रखना चाहिए, जैसा आज हो रहा है। क्या फौज राजनीति की चीज है? नहीं है। जब तीनों सेनाओं के प्रमुख उन संशोधनों में लगे हैं और मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं, और जो परिवर्तन होता है उसको करे तो उसको मानना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे हमारे देश की युवा पीढ़ी हो। और मैं खत्म कर रहा हूं, लास्ट बात, माँ बाप गार्जियन कभी भी अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं डालते हैं, और वो एक अच्छी सरकार का भी काम है, अगर वो गार्जियन की तरह अपने देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी राह दिखाए, वही सरकार और अच्छे गार्जियन होते हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह गार्जियन वाला काम करेगी, विपक्ष चाहे कुछ भी बोलता है। ठीक है, मेरी आपसे एक छोटी सी अपील रहेगी और उम्मीद भी यही करती हूँ, मैं आशा भी यही है भटनागर साहब, ये जो योजना है इसको युवाओं तक अच्छे से डिलीवर किया जाए, उन तक अच्छे से उनको समझाया जाए, पहुंचाया जाए, ताकि वो इस योजना को समझे, उनके मन में जो संशय है इस योजना को लेकर वो क्लियर हो जी, मेरे घर से मेरे भतीजे ने, मेरे बेटे ने खुद अप्लाई करा है। आर्य वर्मा साहब, ठीक है भटनागर साहब। वर्मा जी। मुस्कान जी, भटनागर ही नहीं, भटनागर जैसे तमाम वो भाजपाई नेता आज घूम रहे हैं, कोई इनको घुमा नहीं रहा, ये घूम रहे हैं क्योंकि इनको जवाब देने की कोई सही स्थिति इनके सामने नहीं, जवाब देने की शायद कोई इनके समझ में बात भी नहीं आ रही। मैं इतना कहना चाहता हूं मुस्कान जी, जब ये काला कानून लाए किसानों के तरफ, तब उसकी अच्छाई बता रहे थे और टीवी चैनल बार बार उसको सही साबित करने पर जुटा था, इनके सारे भाजपा नेता भी जुटे थे। लेकिन वही काला कानून जब ये वापस किए, तब उस फिर वापस करने की भी अच्छाई बता रहे हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, जब सारा निर्णय मोदी और शाह लेते हैं तो उनकी सफाई देने के लिए हमारे सेना के अधिकारियों को क्यों लाते हैं, राजनाथ सिंह साहब को क्यों लाते हैं, जिनका पिक्चर में कहीं रोल ही नहीं होता है। दुख तब होता है ये नौजवानों की नीत और रीत बनाते हैं, तो एक नौजवानों के प्रति जानकार आदमी को उसमें सम्मिलित करना चाहिए। किसानों के लिए अगर ये कोई नीति बनाते हैं तो किसान से संबंधित लोगों को सम्मिलित करना चाहिए, बुद्धिजीवियों को सम्मिलित करना चाहिए। लेकिन जब इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप होता है तब ये विदेशों में जाकर भाषण देने का काम करेंगे। अब अभी हमारे अग्निपथ का सेना ने अधिकृत किया है। सुन लें जयकरण जी, जनता ने चुना है, जनता ने उन्हें यह अधिकार दिया है कि वो प्रधानमंत्री बने, वो गृह मंत्री बने, वो कानून बनाएं। बिल्कुल, ये अधिकार जनता ने दिया है। कोई स्वयंभू अमित शाह अपने आप कोई कानून नहीं बना रहे हैं, उन्हें किसी ने अपॉइंट नहीं किया है, वो अपने आप आगे नहीं आए हैं। तो
तो जनता ठीक है ने उपाध्याय चुना है साहब। और जनता ने वो अधिकार आपको नहीं दिया। उपाध्याय जी, ठीक है उपाध्याय साहब, मेरा जयकरण वर्मा जी, इतना समय कहना था समाप्त हो गया, कि समय जब समाप्त हो गया। आज देश के दो ही ठीक है। चेहरे हैं, तो उन्हीं की बात पर जनता चलती है, तो उन दोनों नेताओं को, महान नेताओं को, ठीक है, जयकरण वर्मा जी। एक निवेदन मात्र से देश जलने से बच जाता है, तो उनको सवालों बिल्कुल, के जवाब निवेदन में जरूर बैठना करना चाहिए, या ठीक है। नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, निवेदन करना चाहिए। समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया जयकरण वर्मा जी। ठीक है, लोगों ने शिवसेना पर लाकर के पूरे देश ठीक है जयकरण वर्मा जी, आज समय सेना समाप्त की हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन एक बात यह है कि बीजेपी को अभी चाहिए कि जो युवा है उन तक इस योजना को अच्छे से समझाया जाए, और अगर जो युवाओं की समस्या है उनसे बैठकर बातचीत की जाए। प्रधानमंत्री कई बार युवाओं से बातचीत कर सके हैं, एक बार फिर से यह संवाद होना चाहिए ताकि युवाओं में किस तरीके की परेशानियां इस योजना को लेकर है वो सामने आए, और युवाओं में जो परेशानी है, जो समस्या है, उसका समाधान किया जाए इस योजना के तहत। और कांग्रेस को यह चाहिए कि जो प्रदर्शन इस समय हो रहा है उस प्रदर्शन से इतर कांग्रेस को कई सुझाव ऐसे देने चाहिए ताकि सरकार जो है इस योजना को बेहतर बना सके। फिलहाल क्या होगा इस पूरी योजना में और इस पूरे आगे मसले में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।